Hello everyone, I'm CP Jadon, your UGC Net Management faculty, and today we are going to discuss about corporate governance. एंड उससे पहले देख लेते हैं कि कल हमने क्या किया था। कल हमने देखा था कि बिजनेस एथिक्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ हमने वो जो कह सकते हैं ब्रांचेज ऑफ एथिक्स को देखा था, जैसे नॉर्मेटिव एथिक्स या अप्लाइड एथिक्स या मेटा एथिक्स हो गए। उसके बाद हमने देखा था डिफरेंट टाइप ऑफ एथिक्स इन जो पार्ट थे हमारे नॉर्मेटिव एथिक्स के, कौन कौन से थे, डेंटोलॉजी एंड टेलोलॉजी एथिक्स या यूटिलिटेरिज्म का प्रिंसिपल था या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी। तो ये सब हमने कल देखा था बिजनेस एथिक्स के बारे में। आज हम देख लेते हैं कि सोशल कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, और आज हमारी पहली यूनिट ख़त्म हो जाएगी। सो जल्दी से देख लेते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है या वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं, और ये तीन टॉपिक आज हम कवर करेंगे, फिर हमारे फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो जाएगी। सो व्हाट इज़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस? Corporate governance refers to a system of rules, practice and process by which company is directed and controlled. Basically, तो क्या होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस? कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है कि वह तरीका या नियम और सिद्धांत जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, कॉर्पोरेट मतलब एक कंपनी या समूह को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं या उसे मैनेज करते हैं, है ना। तो ये एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू जो आपको गाइड करता है कि आपको अपनी कंपनी को कैसे चलाना है। इट इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन अ कंपनी रिलेशनशिप विद ऑल स्टेक होल्डर। और ये क्या करता है, हमारी मदद करता है जब हम इस तरीके से अपनी कंपनी को हैंडल करते हैं, तो वो मदद करता है, एक अच्छी रिलेशनशिप बनाता है हमारी किसके साथ, जो स्टेक होल्डर होते हैं कंपनी के, सब उनके साथ। स्टेक होल्डर कौन होते हैं, जैसे एम्प्लॉय हो गए या कस्टमर हो गए या क्रेडिटर हो गए या सप्लायर हो गए, इन सब के ये सब हमारे होते हैं स्टेक होल्डर्स। इट सर्व एज अ फ्रेमवर्क फॉर अचीविंग कंपनी ऑब्जेक्टिव वाइल कंसीडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, एम्प्लॉय एंड सोसाइटी। तो ये क्या करता है, इट सर्व एज अ फ्रेमवर्क, ये एक फ्रेमवर्क होता है जो क्या करता है, मदद करता है कंपनी की जो उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, मिशन और विजन है, उनको अचीव करने में। और क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, कस्टमर हो गए, बेसिकली स्टेक होल्डर्स के जो राइट्स होते हैं उनको या इंटरेस्ट होता है उनको वो प्रोटेक्ट करता है। कॉरपोरेट गवर्नेंस इज अबाउट प्रमोटिंग फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये दीज थ्री आर दी पिलर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट। फेयर गवर्नेंस प्रमोट्स इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। ये किसने डेफिनेशन है, वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके। इन्होंने तीन पिलर बताए हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, वो कौन कौन से हैं, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, जैसे आपने नाम सुना होगा एक सेबी है ना, जो मॉनिटर करता है हमारी कैपिटल मार्केट्स को। तो ये क्या करता है, समय समय पर गाइडलाइंस लाते रहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन लाते रहते हैं कि आपको कैसे मतलब कंपनियों को मैनेज करना है। ये कुछ रूल्स को मैंडेटरी भी करते हैं, जैसे फाइनेंशियल जो रिपोर्ट्स हैं उनको डिस्क्लोज करना, जो बैलेंस शीट है कंपनी को उसे डिस्क्लोज करना इन्वेस्टर के लिए। तो इस क्या करते रहते हैं कि समय समय पर गाइडलाइंस या फिर रूल्स बनाते रहते हैं, जिनके थ्रू क्या होती है, जो कैपिटल मार्केट्स होती है वो क्या होती है, गवर्न की जाती है। तो इसमें क्या होगा, पहले तो ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर। ये स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे मैंने भी बताया। ये गाइडलाइन बनाते रहते हैं कि अपने बैलेंस शीट बताओ, बैलेंस शीट के थ्रू क्या होगा, बहुत सारे लोग कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को जान लेंगे, तो उससे जो इन्वेस्टर होंगे उनके भी जो क्या राइट्स प्रोटेक्ट होगा। इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड फुल डिस्क्लोजर। एक वो होता है, आपने कन्वेंशन पढ़ा होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, सुना देखा भी होगा, वो कन्वेंशन होता है, हाँ प्रिंसिपल्स अलग होते हैं। तो कन्वेंशन होता है कि फुल डिस्क्लोजर का, कि जो कंपनी है उनको अपने जो अकाउंट स्टेटमेंट हैं वो क्या करना है, डिस्क्लोज करने होते हैं, हर साल उन्हें रिलीज करना होता है डिटेल या रिपोर्ट बोल सकते हैं। प्रमोटिंग एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस।
इन्हेंस लॉन्ग टर्म वैल्यू फॉर द कंपनी। जब कंपनी इन सब बातों या रूल गाइडलाइंस को फॉलो करती है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव भी कर सकती है, तो उस कंपनी को फ़ायदा होगा। इंश्योर इफेक्टिव कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। और ये क्या करती हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैसे फंक्शन करेगा, कितने लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में होने चाहिए, उनके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, रूल्स हैं, उन सबको भी क्या करते हैं ये बनाते हैं। तो यही होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के की ऑब्जेक्टिव। इसके की पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, अभी मैंने बताया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर, मैनेजमेंट, ऑडिटर, रेगुलेटरी बॉडीज जैसे सेबी, है ना। तो ये सब इसमें की पार्टिसिपेंट्स होते हैं हमारे को। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है। जो वर्ल्ड बैंक थी उसके अकॉर्डिंग हमने 3 प्रिंसिपल देखे थे, कौन कौन से थे, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। उसी में यहाँ पे 5 होते हैं वैसे टोटल, 3 तो वही हैं, ट्रांसपेरेंसी, वो फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट को और ऐड कर दिया है। तो फेयरनेस क्या होता है कि आप जो जितने भी स्टेक होल्डर हैं आपकी कंपनी में, उन सबको आप कैसे ट्रीट करें, इक्वली ट्रीट करें और बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेटरी आप ना हो। डिस्क्रिमिनेशन और फेवरेटिज्म इन पॉलिसी एंड प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड। कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते अपने 2 कस्टमर है उनके बीच में, या किसी को फेवरेटिज्म नहीं कर सकते, है ना। तो यही होता है फेयरनेस। दूसरा होता है ट्रांसपेरेंसी, वही हमने बताया फुल डिस्क्लोजर वाली बात या फिर इन्फॉर्मेशन वाली बात, कि फुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए चीज़ों के बीच में। आप किसी भी चीज़ को छुपा नहीं सकते हैं। ऐसे जो एक घोटाला भी हुआ था, सत्यम घोटाला हुआ था, वहाँ पे क्या हुआ था कि वो जो अपनी बैलेंस शीट दिखा रहे थे मार्केट में, या लोगों को, शेयर होल्डर्स को जो बैलेंस शीट दिखा रहे थे वो, तो उसमें क्या था, वो ऐसा दिखा रहे थे कि उनकी कंपनी क्या कर रही है, मुनाफा कमा रही है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा था एक्चुअल में। और वो ऐसे लोगों को पागल बनाते रहे और इन्वेस्टर का पैसा वहाँ पे डूब गया। तो इसीलिए वो ट्रांसपेरेंसी को भी क्या करते हैं, मैंडेटरी करते हैं। इट प्रोवाइड एक्यूरेट, टाइमली एंड क्लियर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, है ना। अभी मैंने बताया ना कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वो गलत दिखा रहे थे अपनी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिस्क। ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग हेल्प स्टेक होल्डर मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी कैन लीड टू ट्रस्ट डिफिसिट एंड लीगल स्क्रूटनी। तो जहाँ पर अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो वहाँ पे ऐसा लगेगा इन्वेस्टर को या स्टेक होल्डर को कि मेरे से बात छुपाई जा रही है, और वो सही से डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे एक दूसरे के ऊपर। रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाइंग, कंट्रोल एंड कम्युनिकेटिंग ऑल टाइप ऑफ रिस्क टू स्टेक होल्डर। जितने भी तरह के रिस्क इन्वॉल्व हैं जो आप देख पा रहा है मैनेजमेंट को, वो पहले पता पड़ती हैं, तो वो सब आपको क्या अपने स्टेक होल्डर को कम्युनिकेट करना होता है। और इसमें क्या है, अगर कोई दिक्कतें आ भी रही हैं तो उनको क्या करना होता है, फेस करना होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये रोबस्ट रिस्क स्ट्रेटजी हेल्प अवॉइड क्राइसिस एंड इम्प्रूव रिलीजियंस। कि आप जब अगर कोई दिक्कत भी है तो आप बाउंस बैक करें दोबारा, और इम्प्रूव रिलीजियंस यहाँ लिखा हुआ है ना, कि आप बाउंस बैक करें उन स्ट्रेसफुल सिचुएशन से, और आप दोबारा अपनी एक्टिविटी है उस पर वापस आए, और आप जितने भी तरह के रिस्क हैं इन्वॉल्व हैं उन सबको अपने स्टेक होल्डर को कम्युनिकेट करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी, oversight a corporate matter, supporting company success and appointing leadership like CEO and acting in company best interest। जो आपके टास्क उन्हें आप कंप्लीट करें। द बोर्ड मस्ट टेक ऑनरशिप ऑफ इस आउटकम, नॉट शिफ्ट ब्लेम। जो आउटकम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कौन ले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ले, उसे शिफ्ट ना करे किसी और के ऊपर ब्लेम को, है ना। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी है उनको सही से निभाए। और लास्ट है हमारा अकाउंटेबिलिटी, मतलब जवाबदेही। जो आपने कार्य किया है वो सही है, गलत है, जो उसके एक्शन जो आप कर रहे हैं उसकी जवाबदेही आपको एक्सप्लेन करनी होती है अपने शेयर होल्डर्स को, है ना। एक्सप्लेनिंग कंपनी पर्पस, रिजल्ट, परफॉर्मेंस एंड कम्युनिकेटिंग इम्पोर्टेंट इशू टू स्टेक होल्डर्स। जितना आपकी परफॉर्मेंस है, रिजल्ट्स है, वो या पर्पज़ है, वो सब आपको कम्युनिकेट करना होता है अपने शेयर होल्डर्स को। लीडरशिप मस्ट जस्टिफाई एक्शन एंड आउटकम टू स्टेक होल्डर। और आपने कोई एक्शन लिया है उसको भी आपको करना, जस्टिफाई करना होता है। तो ये हमने 5 अपने प्रिंसिपल देख लिए, कौन कौन से, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब देख लेते हैं 4 P's कौन कौन सी होती हैं, पीपल, पर्पस, प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस। ऑर्गेनाइजेशन में यही 4 चीज़ें मोस्टली की करते हैं। सबसे पहली ज़रूरी चीज़ कौन सी होती है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली होता क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है। तो ये इंक्लूड करता है एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय, फोकस ऑन डाइवर्सिटी, इंडिपेंडेंट स्किल।
पर्पस क्या है, कंपनी का मिशन विजन क्या है, उनको अलाइन करते हैं हम किसके साथ, जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव हैं उनके साथ। प्रोसेस, जो आपका डिसीजन मेकिंग सिस्टम है, और जो सिस्टम डिसीजन मेकिंग, कंप्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, वो हमारे आते हैं प्रोसेस में। एंड परफॉर्मेंस, evaluation of result, efficiency and long term value creation while meeting ethical benchmark। जो आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, प्रैक्टिसेस आपने अपनाई हैं, वो सब कैसी होनी चाहिए, एथिकल होनी चाहिए, और उनसे क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलनी चाहिए। तो ये हमने देख लिया कि पर्पस में कौन कौन सी चीज़ आती है, मिशन विजन स्ट्रेटजी, प्रोसेस में मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड इनोवेशन, परफॉर्मेंस में एफिशिएंसी, इथिक्स एंड क्वालिटी, इक्वालिटी, पीपल मार्क रिलेशनशिप, इथिक्स एंड इक्विटी। तो ये सब हमारी 4 P's हो गए। अब देख लेते हैं फ्रेमवर्क कैसे गवर्न किया जाता है ना, वो फ्रेमवर्क देख लेते हैं। तो कौन कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, एक है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, एंड सेकंड है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं हम सेबी। ठीक है, प्राइमरी रेगुलेटर है हमारे। ये क्या करते हैं, दीज अथॉरिटीज इंश्योर दैट कंपनी फॉलो एथिकल प्रैक्टिस एंड प्रोटेक्ट स्टेक होल्डर इंटरेस्ट। ये इंश्योर करती हैं कि जो कंपनी है वो क्या कर रही हैं, एथिकल प्रैक्टिस को फॉलो कर रही हैं। दे इशू सर्कुलर, नोटिस एंड गाइडलाइन टू इन्फोर्स कंप्लायंस। और ये नोटिफिकेशन या गाइडलाइंस देती रहती है कैसे कैसे आप गवर्न करना है कंपनी को। जो कुछ की लॉ हैं जो समय समय पर आए, वो कौन कौन से हैं, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, सेबी एक्ट 1992। ये किसके बाद बना था, मेहता स्कैम के बाद बना था। जब मेहता स्कैम उजागर हुआ तो वहाँ पता पड़ा कि मनी मार्केट में कैसी दिक्कतों के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो फिर और इनसाइडर ट्रेडिंग भी वहाँ पे हो रही थी, है ना। तो उसके बाद ये लॉ लाया गया, डिपॉजिटरी एक्ट 1996। तो ये सब क्या है, फ्रेमवर्क तैयार हुए बाद में कि आप कैसे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके राइट्स को आप प्रोटेक्ट कर सकें। सच आएंगे तो नहीं, लेकिन हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चन मोस्टली यहाँ से आएगा कि कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं या प्रिंसिपल क्या हैं, या पूछ सकते हैं 4 P's में कौन कौन सी P हैं, वो एक नाम, इन 4 में से कोई एक अलग नाम लिख देंगे, है ना, और पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो ये बेसिकली 3-4 तरह के क्वेश्चन हैं जो पूछे जाएंगे आपसे। ये कुछ रेफरेंसेस हैं एज सच जो अब रिफॉर्म आए हैं, जैसे 1996 में आया बिरला कमेटी, अब कंपनी एक्ट, ये हमने जो पुराना अपना कंपनी एक्ट था उसको नया मतलब उसमें इम्प्रूवमेंट किया, 2030 हो गया अब कंपनी एक्ट। ये अब लेटेस्ट चल रहा है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अथॉरिटी। आप किसी भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन पे, गवर्नमेंट की पे या प्राइवेट की पे, वहाँ आपको ये सेक्शन ज़रूर दिख जाएगा, NFRA, और इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी गई है फर्स्ट पेपर में। तो ये सब कुछ रिफॉर्म आए हैं हमारे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन कैसा होना चाहिए, ये भी बताती हैं ये रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। The board handle both strategic and legal responsibilities. It must consist of mix of executive, non-executive and independent director. एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन से होते हैं, डे टू डे एक्टिविटी को हैंडल कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव कौन से होते हैं, जो आपका क्या होता है, डे टू डे एक्टिविटी को देख नहीं रहे लेकिन क्या करते हैं, सपोर्ट कर रहे होते हैं। अटेंड मीटिंग एंड प्रोवाइड ऑब्जेक्टिव ओवरसाइड। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होते हैं, कि जिनका कोई इंटरेस्ट कंपनी के साथ इन्वॉल्व नहीं होता, उनको कोई पर्सनल इंटरेस्ट कंपनी में नहीं होता, उनके कोई शेयर्स या कोई ओनरशिप बिल्कुल भी कंपनी में नहीं होती है। मस्ट नॉट हैव एनी मटेरियल फाइनेंशियल रिलेशनशिप विद कंपनी, उनका कोई फाइनेंशियल उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है कंपनी में। तो ये 3 तरह के डायरेक्टर होते हैं। और सेबी की रिक्वायरमेंट्स है कि एटलीस्ट 50% डायरेक्टर कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट है ना, ये एटलीस्ट 50% डायरेक्टर होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो ये इस तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी का कंपोजिट होता है। इसमें 3 तरह के डायरेक्टर होते हैं, कौन कौन से, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंट कितने होने चाहिए, कम से कम 50% होने चाहिए। अब ये मॉडल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में यूज किए जाते हैं। आपको ये नहीं याद करने हैं, ऐसा बस दिखाने के लिए, बताने के लिए कि हाँ ऐसे ऐसे होते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर याद रखेंगे कि इंडिया में कौन सा फॉलो होता है ना।
तो इंडिया में जो मॉडल फॉलो होता है वो हाइब्रिड है। वो कौन सा है? वो यूएस और जर्मनी के जो हमारा क्या बोल सकते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मेथड है उनका, उसको कंबाइन करके बनाया गया है। तो हाइब्रिड कंबाइनिंग एंग्लो अमेरिकन ट्रांसपेरेंसी एंड जर्मन स्टेक होल्डर अप्रोच। जर्मन स्टेक होल्डर अप्रोच क्या कि यहाँ पे दो दो उसमें डिवाइड किया गया है बोर्ड को, जैसे 2 टियर बोर्ड बनाया गया है। एक मैनेजमेंट को देखें, मैनेजमेंट बोर्ड, एंड सेकंड इज सुपरवाइजरी बोर्ड। तो 2 तरह के बोर्ड होते हैं। तो जब इन दोनों को कंबाइन किया यूएस एंड जर्मन को, तो इंडिया ने अपना खुद का क्या बनाया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्ट्रक्चर बनाया है, इन्फ्लुएंस्ड बाय सेबी एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड कंपनी एक्ट 2013। तो ये हमने देख लिया। एज सच बस हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इंडिया में कैसे गवर्न होता है, और हमें ये ऊपर वाले कुछ भी याद नहीं करना। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है पूरा। जो यहाँ पे पूछा जाएगा डेफिनेशन तो ऐसे कोई एज सच नहीं पूछी जाएगी। जो ऑब्जेक्टिव में भी हमें मोटा मोटा आइडिया सबको ही है कि आप सेबी को याद रखो, सेबी क्या काम करता है, उसके अकॉर्डिंग आप सारे ऑब्जेक्टिव खुद पता कर लोगे। इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं एंड 4 P's ये वो पूछ लेंगे आपसे, और या ये नाम पूछ लेंगे कौन सी बॉडी रेगुलेट करती हैं। तो कौन कौन सी हैं हमारी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। बस ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अब देख लेते हैं कि वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है। अब हमने देख लिया कि ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स कैसे लगती है, या CSR क्या होता है, और अभी हमने देखा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है। जब इन सब चीज़ों को जब हम मिक्स कर लेते हैं एक साथ, तो फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसी बनती है? वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। कि जब वहाँ पे जो प्रैक्टिसेस हैं और जो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग है वो बिल्कुल कैसी, किस बेस पे हो रही है? इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, फेयरनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सीलेंस। इन सब चीज़ों को एक साथ लेते हुए जो कोर प्रिंसिपल्स, जो उनकी कोर वैल्यू है, वो यहाँ से ड्राइव हो रही है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोल देते हैं? वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बोल देते हैं। वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट गाइड एंड ड्रिवन बाय सेट ऑफ कोर वैल्यू एंड प्रिंसिपल्स। जैसे हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसकी अपनी एक कोर वैल्यू होती है। किसी ऑर्गेनाइजेशन की कोर वैल्यू होती है कि ह्यूमन फर्स्ट, वो लोगों को देखकर काम करते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू होती है कि प्रॉफिट फर्स्ट, वो प्रॉफिट पहले देखते हैं। तो ये दोनों में कोर डिफरेंस हो गया है ना। तो जो उनके कोर प्रिंसिपल हैं उन पे वो कैसे देखते हैं। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉई पे मतलब बहुत नॉर्मल तरीके से मतलब वो चाहते हैं कि जो उनका एम्प्लॉई है वो बहुत रिलैक्स्ड मोड में काम करे, और जो उनके कस्टमर हैं उनसे वो ज़्यादा चार्ज नहीं करते, और वो देखते हैं कि जो नियम एंड कायदे बनाए गए हैं वो उन्हीं के अकॉर्डिंग चलें, वो लॉ से बाहर ना जाएं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम बोल देते हैं वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये अपने काम को एक कह सकते हैं कि एक हद में रखती हैं, और ये प्रॉफिट की तरफ नहीं जाती बल्कि वैल्यू की तरफ जाती है। मतलब इनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, वैल्यू क्रिएशन का होता है। इट फोकस नॉट जस्ट ऑन प्रॉफिट, ये जस्ट प्रॉफिट फोकस नहीं करती हैं, बट ऑन क्रिएटिंग वैल्यू फॉर एम्प्लॉय। ये वैल्यू क्रिएट करती हैं फॉर एम्प्लॉय, कस्टमर, सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट। जैसे कि टाटा ग्रुप हो गया, या इन्फोसिस क्या क्या फोकस ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। टाटा ग्रुप इज़ नोन फॉर CSR, स्टेक होल्डर केयर्स एक्सेट्रा। ये इसके क्या है एग्जाम्पल्स हो गए। तो मैंने बताया वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एक होती है प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे एक की डिफरेंस है कि इनका जो वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होगा इसका फोकस होगा वैल्यू, एथिक्स, पीपल एंड सोसाइटी पे, इनकी तरफ फोकस होता है। जो प्रॉफिट बेस्ड होगी उनका फोकस होगा रेवेन्यू, ग्रोथ, स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स वैल्यू। डिसीजन मेकिंग यहाँ पे कैसे होगी? लॉन्ग टर्म होगी एंड इथिकल होगी। यहाँ पे जो प्रैक्टिस होगी वो इथिकली फॉलो करी जाएंगी। फेयरनेस और जो सही प्रैक्टिस है उनका इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे जो डिसीजन होंगे शॉर्ट टर्म होंगे और रिजल्ट ड्रिवन होंगे, और प्रॉफिट किस तरीके से कमाया जा सके उस तरीके से ड्रिवन होंगे। एम्प्लॉय ट्रीटमेंट यहाँ पे एम्पैथेटिक एंड पार्टिसिपेटिव होगा। यहाँ ट्रांजैक्शनल एंड परफॉर्मेंस बेस्ड होगा। यहाँ आपका जो कह सकते हैं जो इन पेमेंट होगा उसको भी टारगेट से लिंक कर देते हैं कि आपने इतना पैसा कमाया है तो आपको इतना पैसा ही मिलेगा। तो यहाँ बिल्कुल कट एज बना देते हैं, एकदम मशीन की तरह ट्रीट कर लिया इंसान को। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वैल्यू बेस्ड होंगी, वो सोसाइटी को कुछ देना चाहेंगी अगर सोसाइटी से कुछ ले रही हैं तो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत
कम या मिनिमम है। लीडरशिप स्टाइल होगी, यहाँ पे क्या होगी, लीडर ट्रांसफॉर्मेशनल या मोरल लीडरशिप होगी, या अथॉरिटेटिव एंड टारगेट ड्रिवन लीडरशिप होगी, कि जो आपको मैनेजर होगा वो आपसे बोलेगा कि आप टारगेट को अचीव करें। तो ये हमने कुछ डिफरेंस देख लिए। एज सच कभी ये पूछे नहीं गए, लेकिन हमें पता होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग, ये एक टॉपिक हमारा रह गया था, पहले हमें ये पढ़ना था अपना, वो जो हम मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस वगैरह पढ़ रहे थे वहीं, लेकिन वहाँ ही छूट गया, तो मैंने से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो अब ये देख लेते हैं कि छोटा सा टॉपिक है कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है। डिसीजन मेकिंग बेसिकली क्या होता है कि आप हर वक्त कोई ना कोई एक डिसीजन ले रहे होते हैं, है ना। हर व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो डिसीजन ले रहा होता है हर मोमेंट में, और कई सारे तरीके होते हैं, उनमें से किसी एक तरीके को सिलेक्ट करना होता है, जो क्या होता है, सबसे अच्छा तरीका लगता है हमें अपने अकॉर्डिंग, ये सबसे अच्छा तरीका किसी काम को करने का, और उस डिसीजन को लेते हैं। सो डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अमंग वेरियस अल्टरनेटिव टू अचीव डिजायर रिजल्ट। क्या होता है, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, और आप उनमें से एक तरीके को चुनते हो कि हाँ मुझे कोई काम इस तरीके से करना है, क्योंकि वो आप महसूस करते हैं कि ये तरीका सबसे सही है। इट इज़ अ की मैनेजियल फंक्शन यूज्ड इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। वही मैंने बोला कि आप हर मोमेंट पर डिसीजन लेने को बाध्य होते हैं, आपको लेना ही होता है। तो ये हर जो आप मैनेजमेंट के फंक्शन है, वहाँ हर जगह पे आपको, चाहे प्लानिंग कर रहे हो या ऑर्गेनाइजिंग या डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, आपको डिसीजन लेना ही होता है। तो की स्टेप, डिसीजन मेकिंग के स्टेप देख लेते हैं, और ये 7 लिखे हुए हैं, 8, 9, 10 भी हो सकते हैं, और ये बहुत फेवरेट क्या है, ये सीक्वेंस में लिखे हुए हैं टर्म्स बहुत फेवरेट हैं यूजीसी नेट के। हर साल 4 या 5 क्वेश्चन वो इसी सीक्वेंस में पूछते हैं, डिफरेंट टॉपिक के हिसाब से। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो हम 6वीं या 7वीं यूनिट है, हाँ 6वीं 7वीं यूनिट ही है वो, वहाँ पे इन प्रोसेस को बहुत पूछते हैं, क्या डिसीजन लेंगे, क्या डिसीजन नहीं लेंगे, 5-6 क्वेश्चन तो हर बार हैं इनके। और ये हर व्यक्ति इन चीज़ों को अपने दिमाग में कर रहा होता है साइलेंटली, उसे पता नहीं होता, लेकिन वो छोटे छोटे डिसीजन भी ले रहा होता है, तो उन 7-8 जो स्टेप हैं इनके थ्रू गुजरता है, लेकिन वो इतनी जल्दी होते हैं कि हम इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं स्टेप को। तो एक हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं, है ना, कि कौन कौन से स्टेप होते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। अब कोई डिसीजन लेना है तो पहले हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा कि प्रॉब्लम बेसिकली है क्या। फिर उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, फैक्ट एंड ओपिनियन जानने को लेते हैं, उस इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो प्रॉब्लम है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। फिर हम देखते हैं कि सबसे अच्छा तरीका उस चीज़ को करने का क्या है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं किसी काम को करने को, फिर हम उसमें डिसाइड करते हैं कि एक बेस्ट अल्टरनेटिव वे अच्छा क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं हम कि कौन कौन से तरीके हैं, उसके बाद हर तरीके के हम फ़ायदे और नुकसान, कॉन्स एंड प्रोज देखते हैं कि कौन सा तरीका ज़्यादा सही है, और उसके उस तरीके के नुकसान क्या हैं, जिसे हम स्टडी करते हैं। उस सब स्टडी करने के बाद फिर हम देखते हैं कि कोई एक तरीका हमें दिख रहा होता है कि वो अच्छा है ना, तो उसको हम चूज़ कर लेते हैं, चूज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव। फिर उस तरीके को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसे हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, मतलब डिसीजन ले लिया अब हमने, उसे अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसके बाद मॉनिटर एंड इवेल्युएशन, फिर हम जो हमने डिसीजन ले लिया उसके बाद फिर हम परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं कि हमने जो डिसीजन लिया है उसके मतलब चीज़ें उस हिसाब से चल रही हैं नहीं चल रही है, फिर करेक्टिव एक्शन लेना है तो हम फिर वो भी लेते हैं, है ना। तो यही है हमारे डिसीजन मेकिंग के स्टेप। अब टाइप ऑफ डिसीजन देख लेते हैं, ये हम 7वीं यूनिट में भी पढ़ेंगे एक बार, है ना, लेकिन यहाँ भी देख लेते हैं। पहला होता है हमारा प्रोग्राम्ड डिसीजन। प्रोग्राम डिसीजन कौन से होते हैं, यहाँ पर हम डे टू डे एक्टिविटी हमारी बेसिकली कर रहे होते हैं, रूटीन, रिपीटेटिव वर्क, स्ट्रक्चर डिसीजन होते हैं, तो उन्हें हम प्रोग्राम्ड बोल देते हैं, ना। नॉन प्रोग्राम्ड कौन से होते हैं कि जिनके बारे में आपको पहले से पता नहीं था, अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं बिल्कुल भी। कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्ड जजमेंटल, ये कहाँ पे होते हैं, मोस्टली टॉप लेवल पे होते हैं, और ये कहाँ पे होते हैं, लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे हो रहे होते हैं, टॉप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैंडल कर रहे होते हैं नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन को। स्ट्रेटेजिक कौन से होंगे, स्ट्रेटेजिक कौन से होंगे जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट डाल रहे होंगे, है ना, तो ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी बेस्ड डिसीजन टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट। टेक्टिकल्स कौन से होंगे जो मिड लेवल मैनेजमेंट कर रहा होगा। मीडियम टर्म डिसीजन टू इम्प्लीमेंटेड स्ट्रेटेजी, मिड टर्म मैनेजमेंट का यही काम होता है। ऑपरेशनल डिसीजन कौन से होंगे, डे टू डे एक्टिविटी
फॉर रनिंग ऑपरेशन स्मूथली। ये कहाँ पे लिए जा रहे होंगे हमारे, क्या बोल सकते हैं, लो लेवल मैनेजमेंट है वहाँ लिए जा रहे होंगे, ये मिड लेवल पे और ये टॉप लेवल पे होगा। तो ये हमारे कुछ टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग हो गई कि इतने इतने तरीके के डिसीजन हो सकते हैं। अब देख लेते हैं कुछ टेक्निक कौन कौन सी होती हैं। इनमें से कुछ टेक्निक हम, ये 2 टेक्निक हम 4th पेपर में पढ़ेंगे, है ना। ये वाली टेक्निक यहाँ से यहाँ तक हम बोल सकते हैं, हाँ 6th और 7th यूनिट में पढ़ेंगे, और ये हम 2nd यूनिट में देख लेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग होती हैं, कौन कौन सी होगी, मैनेजेरियल, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस, ट्री, पे ऑफ, ब्रेन स्टॉर्मिंग, डेल्फी। तो ये सब हमारी कुछ स्ट्रेटजी हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजी या टेक्निक्स होती हैं, और इनको डिटेल हम जैसे जैसे मैंने यूनिट मेंशन करी है उस हिसाब से हम इनको पढ़ते हुए चले जाएंगे आगे। अब कुछ डिसीजन मेकिंग टूल्स होते हैं। अब ये टूल्स हम जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, माइंड मैप हो गया, फ्लो चार्ट हो गए, गैंट चार्ट, या ये हम पढ़ेंगे। ये 3 हम पढ़ेंगे, हम कहाँ पे, 8th यूनिट में। और ये अभी किसी यूनिट का हिस्सा नहीं है, बेसिकली थोड़ा सा AI के बारे में हम 9th यूनिट में पढ़ते हैं, लेकिन अभी किसी यूनिट का हिस्सा नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में ये मुझे लगता है कि एक सब्जेक्ट ही शायद इंट्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि मैनेजमेंट में क्या होता है कि कोई भी नई चीज़ आती है और मैनेजमेंट पेपर डालती है, उसको मैनेजमेंट पेपर में जोड़ लेते हैं, सब्जेक्ट बना लेते हैं उसे। तो आने वाले टाइम पे शायद एक सब्जेक्ट भी बन जाए। लेकिन ChatGPT हमें हेल्प कर रहा है डिसीजन मेकिंग में, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी हमको हेल्प कर रहा है, माइंड मैप विजुअल टूल फॉर ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल थॉट। तो ये सब कुछ टूल्स हैं हमारी, ये मॉडर्न टूल बोल सकते हैं ना, ये सब ट्रेडिशनल टूल्स हो गए, ये भी मॉडर्न टूल्स हैं। तो ये कुछ टूल्स हैं हमारी डिसीजन मेकिंग की। ये 3 से तो पूछा भी गया है पेपर, अभी इनसे और इनसे तो नहीं पूछा गया है, इस ऐसा सिर्फ आपको बताने के लिए, है ना। और इन तीनों को हम कहाँ देखेंगे, यूनिट नंबर 8 में। तो यही था आज की क्लास के लिए, और आज हम देख लेते कि हमने क्या क्या पढ़ा। पहले हमने देखा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं और प्रिंसिपल्स क्या हैं उनके, 4 P's देखा। उसके बाद हमने रेगुलेटरी बॉडीज़ देखी। उसके बाद हमने देखा वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं। फिर हमने देख लिया कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है और डिसीजन मेकिंग के स्टेप जो बहुत ज़रूरी हैं। फिर टाइप ऑफ डिसीजन भी देखा हमने, एंड डिसीजन मेकिंग टूल्स पे देखा। थैंक यू। अब हमारी ये पहली यूनिट है वो क्या है, ख़त्म हो गई है बिल्कुल। अब हम देखते हैं कौन सी यूनिट स्टार्ट करेंगे, तो 2nd यूनिट स्टार्ट करेंगे या 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे, हाँ। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।